और वहीं आपको बता दें कि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव आज और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान यहां पर होगा। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। महाराष्ट्र में 7 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। तमिलनाडु की 6 सीट, पश्चिम बंगाल की 5 सीट है जिन पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बिहार की भी 5 सीटें हैं, उड़ीसा की 4 सीटें हैं, असम की 3 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है, तेलंगाना की 2 सीट, छत्तीसगढ़ की 2 सीट पर राज्यसभा। तो आज वोटिंग इसके लिए होनी है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र की 7 सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की 6 सीट, पश्चिम बंगाल की 5 सीट पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और फिर शाम को 5 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू की जाएगी। और आपको ये भी बताएं कि इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म होने जा रहा है, जिस वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों के माध्यम से आपको बताएं, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों पर जो नए राज्यसभा सांसद है वो चुने जाएंगे। और आपको ये भी बताएं कि इसे लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई है। तो आज का सबसे बड़ा दंगल महाराष्ट्र में है, जहां सबसे ज्यादा यानी कि 7 सीटों पर दांव लगा है। इसके बाद दक्षिण की तमिलनाडु की 6 सीटें और पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर सबकी नजर टिकी है। उड़ीसा की 4, असम की 3 सीटों के लिए समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। सिर्फ बड़े राज्य ही नहीं बल्कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 2-2 सीटों और हिमाचल प्रदेश की वो एक इकलौती सीट भी आज किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। कहीं गठबंधन की साख दांव पर है तो कहीं क्रॉस वोटिंग का डर राजनीतिक दलों की नींद उड़ाए हुए है। शाम 5 बजे जब बक्से खुलेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज्यसभा में किसका कद बड़ा और किसे मायूसी हाथ लगे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के दिग्गज प्रत्याशियों का भी जिक्र अब कर लेते। बिहार की सीटों के दिग्गज को अगर आप जानिए तो नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और नितिन नवीन है, उपेंद्र कुशवाहा। और महाराष्ट्र की दिग्गज सीटों का भी अब नाम बताते हैं। तो देखिए, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर कुछ ही दिन में मतदान शुरू होगा। 9 बजे से विधानसभा सदन में विधायक मतदान करेंगे। महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग के आसार। रविवार को आरजेडी ने सभी विधायकों को पनास होटल बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के 4 विधायक गायब रहे। उधर तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के विधायकों को भी साधा, लेकिन क्या विपक्ष के हिस्से में राज्यसभा की 1 सीट आएगी? राज्यसभा में 3 राज्यों की 11 सीटों पर आप चुनावी रण, जिसमें बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। और दिल्ली से अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से होंगे थानेश्वर शर्मा, पटना से होंगे सर्वेश सिंह और मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अक्षय के पास सबसे पहले जाते हुए, अक्षय, मशक्कत करनी पड़ रही है अलग अलग राज्यों के अंदर। दिल्ली की बात करते हैं तो क्या अभी तक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? और देखिए, सबसे बड़ी बात रही है कि अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर के और नवंबर के बीच में 72 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं राज्यसभा के लिए। 37 सीटों पर 10 राज्यों की चुनाव आज 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मशक्कत निश्चित रूप से कई रही है। सबसे बड़ी बात रही है कि ये माना जा रहा है कि 37 में से लगभग 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। 7 राज्यों की ये 26 सीटें हैं, जिसमें कि निर्विरोध निर्वाचन की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। 7 जो देखा जाए 7 राज्य हैं, उसमें 3 राज्यों की जो 11 सीटें हैं उस पर मशक्कत बहुत ज़्यादा है। उस पर वोटिंग निश्चित रूप से हो जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि बिहार की वो एक महत्वपूर्ण सीट है जिस की आरजेडी और गठबंधन कोशिश कर रहा है कि वो 1 सीट जीती जा सके। देखना दिलचस्प यही होगा, क्योंकि यहाँ पर मशक्कत काफ़ी हुई है और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है लगातार सीटों के समन्वय और उसकी समीकरण लगातार खोजता रहा। जो नितिन नवीन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार मंत्रणा वहाँ के विधायकों से करते रहे और वो बिहार के लिए भी रवाना हुए थे कल। कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्यसभा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना और सबसे बड़ी बात है कि बहुमत के करीब रहना सभी चाहते हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति के हिसाब से लगातार कोशिशें की हैं। हरियाणा की जहाँ तक बात करें तो वहाँ के विधायकों को शिमला भी शिफ्ट करने की कवायद हुई। कहा जा सकता है कि
आज की जो महत्वपूर्ण सीटें रही हैं उस पर सभी की प्रतिशत दांव पर है। खास करके 3 राज्यों की जो 11 सीटें हैं उस पर वोटिंग होगी और सभी की नजरें इसी बात पर रहेगी कि लगभग जब 7-8 बजे के आसपास नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन एनडीए ने अपनी जो रणनीति को है अमली जामा कल ही पहना दिया था। जी बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। लौटेंगे आपके पास। सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, क्योंकि इस बार तो नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जरा वहां पर बताएं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। देखिए, तैयारी पूरी है और कल ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बिहार के लिए राज्यसभा के चुनाव बेहद खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और उनके निर्वाचन के साथ ही बिहार में सरकार के बदलने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये राज्यसभा चुनाव बिहार में सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए भी एक तरह से काफ़ी अहम है, इसलिए याद रखा जाएगा इस चुनाव को। और जहाँ तक बात करें तो बिहार से 4 दिग्गज मैदान में हैं, जिसमें नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के वो हैं, नीतीश कुमार खुद हैं, रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री। ये 4 लोग तो निश्चित तौर पे देखिए इन चारों के जीत का जाना राज्यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। लेकिन शिवेश राम और अमरिंदरधारी सिंह जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, शिवेश राम बीजेपी से उम्मीदवार हैं, ये 5वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं और इनके बीच आमने सामने की लड़ाई है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल अपने विधायकों को पटना के एक पनास होटल में नज़रबंद किया हुआ था, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस के 4 विधायक नहीं पहुंचे। AIMIM का उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं जिसके आसार की बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अमरिंदरधारी सिंह का चुनाव जीतकर जाना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के भीतर की तरह से कहा जाए तो एनडीए के भीतर जिस तरीके की तैयारी है वो लगातार कल भी देखने को मिली, इसके पहले भी देखने को मिलती रही है। लगातार कल पूरे दिन बैठकों का दौर चलता रहा, कभी लेसी सिंह के यहाँ, कभी विजय चौधरी के यहाँ, कभी स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, सम्राट चौधरी के यहाँ। तो इस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो अपने यहाँ बैठक करते रहे, विधायकों को टुकड़े टुकड़े में बुलाकर उनके साथ बातचीत करते रहे ताकि वो कहीं से भी आज के मतदान के दौरान कोई भी एब्सेंट ना हो जाए। इसको लेकर खास चौकसी बरती गई और तमाम दलों ने अपनी तरफ से तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। जी ठीक है। इसी के साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा भी जुड़ रहे, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे। आगे इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है, 7 सीटें हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है, किस तरह की तैयारी है? राज्यसभा सीटों वाला यह प्रदेश है। महाराष्ट्र प्रदेश में 7 सीटें हैं जिस पर अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन दिलचस्प यह है कि शरद पवार एक बार फिर से मैदान में है और महाराष्ट्र की 7 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार, एनसीपी अजीत पवार की तरफ से पार्थ पवार का नाम दिया गया है, जबकि शिंदे गुट की तरफ से ज्योति मौर्य का नाम शामिल किया गया है। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक नाम दिया है जिसमें शरद पवार है। हालांकि यह औपचारिक है क्योंकि 7 सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया है। उम्मीद है कि सभी निर्विरोध चुने जाएंगे। शाम 5 बजे यह घोषणा भी होने वाली है। लेकिन मतदान को लेकर कोई हलचल नहीं है, कोई तेजी नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी जिन 7 लोगों ने नामांकन किया है वो सभी जो है विजेता घोषित होने वाले हैं। इसको लेकर लगातार तैयारी भी जोरों पर चल रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास वापस लौट रहे हैं। थानेश्वर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया क्योंकि तीसरे उम्मीदवार जो सतीश नांदल आए हैं उन्होंने इस जो चुनाव है इसको दिलचस्प बना दिया। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया यहां पर चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध हैं। और जब से सतीश नांदल ने भरा तब से जो यह तिकोणिया मुकाबला हो गया, क्योंकि कांग्रेस को खतरा है कि कहीं उसके विधायक जो है क्रॉस वोटिंग ना कर लें, इसलिए कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को हिमाचल टूर पर भेज दिया और आज कुछ ही देर में हिमाचल टूर से उनके सारे विधायकों को लाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि खास तौर पे एक वोट में अगर गलत किसी ने मार्क कर दिया तो वो पूरा का पूरा खेल चौपट हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी और यह भी बताया है कि पहली प्रेफरेंस यानी कि इस सीट के लिए 31 जो वोट चाहिए, कौन से 31 विधायक है जो संजय भाटिया के पक्ष में वोट देंगे, क्योंकि जो हरियाणा की लोकसभा राज्यसभा सीटें उसके लिए 31 वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं और इसके साथ 3 निर्दलीय
विधायक ही उनके साथ है। टोटल 51 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले 31 विधायक जो संजय भाटिया के लिए प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जो 20 बचे हुए विधायक हैं, हो सकता है कि वो चूंकि सतीश नांदल जो वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो 20 वो उनको सतीश नांदल के फेवर में आएंगे। और अगर सतीश नांदल 2 इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक है उनका भी समर्थन हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें 22 विधायक हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें चाहिए 9 विधायक। कांग्रेस को खतरा है कि कई 9 विधायक जो उनके हैं क्रॉस वोटिंग ना कर ले, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस के 1-2 विधायकों के घर भी जाके आए थे राज्यसभा चुनाव से काफी पहले, तो इससे कांग्रेस को यह खतरा सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। जिस तरीके से यह पूरी गहमा गहमी चल रही है, उससे क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तो हमने देखा है क्रॉस वोटिंग का सिलसिला कांग्रेस के विधायकों का ये बड़ा आम है। कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले हिमाचल में भी ये क्रॉस वोटिंग का सिलसिला होता रहा है, हरियाणा में भी होता रहा है। इससे पहले का अगर चुनाव देखेंगे तो उसमें पेन ही बदल दिया गया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को खास ट्रेनिंग दी है, क्योंकि एक चुनाव आयोग द्वारा एक स्पेशल पेन दिया जाता है, उसी से ही मार्क करना होता है। अब खास ट्रेनिंग दी गई, अब देखते हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है कि नहीं, जबकि अब संभावना ये है कि ये क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हालांकि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीत जाती है। सतीश नांदल निर्दलीय जो कि है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दोनों सीटें वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए साख का प्रश्न बना हुआ है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने सभी विधायकों को कुछ ही दिन पहले एक गाड़ी में बिठाकर हिमाचल के शिमला भेज दिया था। शिमला से कल रात को वो कसोल पहुंचे। कसोल से अब कुछ ही देर में, मैं इस समय विधानसभा में हूं, कुछ ही देर में विधानसभा उन्हें लाया जाएगा और फिर उसके बाद वोटिंग करवाई जाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग में जिस तरीके कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने शुरू कर रखा है, लोटस के तहत क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जो भूपेंद्र हुड्डा को भी डर सता रहा था, तभी उन्होंने अपने विधायकों को शिमला भेजा। अब देखना है कि क्रॉस वोटिंग होती है, ऑपरेशन लोटस कितना कामयाब होता है या नहीं होता। 9 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, 5 बजे जिस समय ये डिब्बे खुलेंगे और रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन इस समय मुकाबला तिकोनिया बना हुआ है, बहुत दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। सभी की निगाह आज हरियाणा की दोनों राज्यसभा सीटों पर लगी हुई है। अच्छा संजय जी, क्योंकि महागठबंधन के कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर क्रॉस वोटिंग के आसार बहुत ज्यादा हैं, और कांग्रेस के 6 विधायक बीएसपी विधायकों पर भी लगातार नजर बनी है। ऐसी एआईएमआईएम कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, पर अभी तक किसी की भी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, सब अंदर में गेम चल रहा है। राज्यसभा चुनाव की तो बहुत सारे बड़े स्टेट है, इसमें 37 पे अगर चुनाव हो रहा तो 26 तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, इस तरह से जीत चुके हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं करनी है। बचते हैं 11 सीट, यानी बिहार, उड़ीसा और हरियाणा। देखिए हरियाणा में सिंपल सी बड़ी छोटी सी बात है, 30 सीटों चाहिए एक राज्यसभा के लिए, 2 सीटें हैं। तो कांग्रेस के लिए तो ऐसे भी डिफिकल्ट है क्योंकि उनके पास 38 है और भारतीय जनता पार्टी का 48 सीट यानी 48 का है। तो जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ चीजों को क्रॉस वोटिंग कर लेंगे तो जीत जाएंगे, नो डाउट। जो अगर मुकाबला अगर हरियाणा की स्पेशली बात की है तो बड़ा ही टफ है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 5 में से 4 सीटें तो ऑलरेडी एनडीए के खाते में जा रही है, यानी जो 41 सीट चाहिए, 41 सीट चाहिए, तो 41 उनके पास है, 4 तो निकल जाएगा। 3 सीटों की कमी पड़ रही है, हमें नहीं लगता कि उसमें भी कोई चैलेंज आएगा। हो सकता है 5 की 5 सीट जो है पूजा, वो बिहार की भी कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में आ सकती है। उड़ीसा की जो 4 सीटें हैं वो पूरी क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए, क्योंकि उनके पास बहुमत है। सिर्फ जो आपको इश्यूज देखेगा वो हरियाणा में दिलचस्प हो सकता है, वो भी मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन 70-30% का है, तो हरियाणा भी निकाल लेगा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नुकसान में कौन है, वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जो एक ज़माने में इनका वर्चस्व माना जाता था राज्यसभा के अंदर। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता जो बैठते थे वो बड़े बड़े नंबर घट करके सिर्फ 12 हो जाएंगे, यानी जो पार्टी इतने सालों तक देश पे राज की उसका राज ही खत्म हो जाएगा राज्यसभा के अंदर। क्योंकि आज के आंकड़े की बात करें 133 राज्यसभा में एनडीए के टोटल जो एमपीज हैं, और ये अगर आंकड़ा बढ़ जाता है यानी 37 और उसमें ऐड हो जाते हैं, 26 ऑलरेडी जीत गए, 11 पे चुनाव हो रहा है एक तरह से, बाकी तो फॉर्मेलिटीज है, वोट डाले जा रहे हैं, सबको पता है किसके पक्ष में जाएगा। जहां तक हिमाचल की बात हो रही थी, हिमाचल भी कांग्रेस निकाल लेगी क्योंकि 1 सीट है और 1 सीट पे कांग्रेस की सरकार है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस के हक में चला जाए। देखिए मुकाबला देखने लायक होता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी आप देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एनडीए की अगर बात की जाए कि एनडीए की टोटल कितनी सीटें होंगी, तो हमारे हिसाब से 14 सीटें
एनडीए के पास आनी चाहिए, 2 अन्य के पक्ष में जाने, तो टोटल जो टैली बनती है तकरीबन जाके 37 का बन जाता है। इस तरह टैली बन रही है। अदरवाइज बाकी किसी भी स्टेट में उतना उनको फर्क नहीं पड़ता। बिहार में 3 सीट चाहिए जीतने के लिए, 5वीं सीट को जिताने के लिए, और 3 सीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए, क्रॉस वोटिंग कराने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला देखने बहुत ज्यादा का। इंटरेस्टिंग हो चुका है सर, आप सही कह रहे हैं। प्रेम कुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी कैलकुलेशन को, और इसके बाद अगर राज्यसभा में हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो फिर सर वो कैसी नजर आती है? जी शुक्रिया। देखिए, राज्यसभा चुनाव में सबका ध्यान मूल रूप से बिहार पर ज्यादा है। बिहार में इसलिए कि एक तो दिग्गज उम्मीदवार हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, हालांकि उन सबकी जीत तय है। एक सीट के लिए जो लड़ाई है उसमें भी 3 विधायकों की कमी पड़ रही है, और जाहिर बात है कि इसमें एआईएमआईएम का समर्थन लेकर के आरजेडी भी उम्मीद में है कि शायद हम जीतें, कोशिश करें। लेकिन बिहार में जो भी नतीजे आएंगे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उससे कोई बड़ा नैरेटिव नहीं जाता है। एक तो सही बात कह रहे थे संजय राणा की, जहां सत्ता होती है जीत उसके पक्ष में जाती है, रिसोर्सेस हैं, खरीदने की क्षमता है। ये जो क्रॉस वोटिंग शब्द है ना, ये तो बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड है। नीतिगत आधार पर अब क्रॉस वोटिंग नहीं होते, पैसों से खरीद बिक्री होती है। भाई कर्नाटक में भी गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की जो पैसों से खरीदने गए थे। उड़ीसा में भी गिरफ्तारी हुई है जो पैसों से खरीदने गए थे एमएलएस को। तो ये पैसों का खेल अभी खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार भी दिए जाते हैं, आप देखेंगे उम्मीदवार में भी कई चौंकाने वाले ऐसे नाम होते हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध ही नहीं होता, जो पैसे वाले होते हैं। मैं उधर आरजेडी के ही उम्मीदवार का नाम लूं जिसके लिए गोलबंदी है अपोजिशन की, तो वो दोबारा जीतेंगे राज्यसभा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, दोबारा खड़े हैं। तो लेकिन उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि दौलत वालों की है। तो ये भी एक है। इस तरह से राज्यसभा का जो चुनाव है वो जिस तरह से, जिस मकसद से राज्यसभा बनी है, उस मकसद को चोट पहुंचती है जब गैर राजनीतिक लोग इस पैसों के दम पर चुनाव में आते हैं, या चुनाव जीतने के लिए पैसों का खेल होता है। तो ये सारी चीजें भी इस चुनाव में दिखेंगी, ऐसा हमें लगता है। कोई बड़ा राजनीतिक मतलब इस चुनाव से निकलेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सत्ताधारी दल मोटे तौर पर अपनी राज्यसभा की सीट बढ़ाने जा रही है, और रीजनल पार्टीज अपने उपस्थिति दिखलाएगी। जैसे महाराष्ट्र हुआ, दूसरे प्रदेश हुए। कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है कि उनके पास स्पष्ट संख्या नहीं है, और अपने विधायकों को बचाने का संकट भी है। तो इसमें एक बात ये भी जोड़ना जरूरी है कि जो खरीद फरोख्त कर रहे होते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, जिनकी खरीद फरोख्त हो रही होती है उस पर सब लोग उंगली उठाते हैं। जी ठीक है सर, आप सभी लोगों के पास वापस लौट रहे हैं और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत ही खास हो जाता है। एक तरफ राज्यसभा के अंदर बीजेपी चाहती है कि उनका आंकड़ा बढ़े, दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये चाहती है, बाकी की पार्टीज भी चाहती है कि उनका आंकड़ा